गौतम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब। गौतम, गुड मॉर्निंग। ईटी न्यूज़ स्वदेश पे स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझाएं कि जिस हिसाब से बाजार का स्ट्रक्चर रेट हाइक की, पहले क्या था कि रेट हाइक की आहट से बाजार नर्वस था। अब जब यूएस में रेट हाइक शुरू हो गए, इंडिया में भी एक आउट ऑफ टर्न रेट हाइक आया, तो हाई पीई, हाई ग्रोथ, लो प्रॉफिट विजिबिलिटी वाले स्टॉक तो जबरदस्त करेक्ट हो रहे हैं। ग्लोबली भी नैस्डैक मेल्ट हो रहा है, यहाँ बैक होम इन इंडिया भी जोमेटो, कार्टरेट वैरायटी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकें कि ये इस समय नैस्डैक टेक लेड सेल ऑफ जो ग्लोबली ट्रिगर हुआ है, वो उसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, ये जो ग्लोबल क्रेडिट टाइटनिंग हो रही है, मतलब जहाँ पे अब देखिए अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक हो गई है। इंडिया में ऑब्वियसली सरप्राइज था, लेकिन इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। 40 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि ये जो 25 बेसिस पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो 10 साल में इट्स द हाईएस्ट रेट हाइक। और यूके में आपने कल देखा होगा कि वहाँ पे भी 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक किया है। इट इज नाउ द हाईएस्ट इन लास्ट 13 सालों में। तो मतलब ये सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच में नहीं है, ये विश्व में प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से। सो ये रेट हाइक जो हमने परसों देखी इंडिया में और फिर परसों रात अमेरिका में, वो रेट हाइक्स मुझे लगता है कि अभी और भी होने वाली है, ये खत्म नहीं हुई है, क्योंकि महंगाई और भी बढ़ रही है। और जिस तरह से तेल है, गेहूं है, हर एक प्रकार के जो मेटल्स है, हर एक प्रकार की कमोडिटीज में इन्फ्लेशन जबरदस्त आ रहा है। और ये सिर्फ ना कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, उसके पहले से भी ये शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जब ये वॉर शुरू हुई पिछले दो ढाई महीनों में, उसके बाद तो ये महंगाई और भी बढ़ गई। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो रेट हाइक जो शुरुआत हुई है, ये बरकरार रहेगी आने वाले करीबन 7 से 10 महीनों तक। ये हुआ रेट हाइक के बारे में। उसकी वजह से और सिर्फ नॉट ओनली फॉर दैट, बट डेफिनेटली वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स है कि टेक स्टॉक्स में आप जहां भी देखो, जो माध्यम से हम लोग आज बात कर रहे हैं, मतलब जूम, उसके पीक से वो स्टॉक इज डाउन 80%। 80% स्टॉक जूम के स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। तो ये टेक का जो बबल था वो डेफिनेटली बर्स्ट हो चुका है। और मैंने ये पहले भी कहा था कि जो टेक के वैल्यूएशंस इंडिया में है, वो दूसरी कंट्री के वैल्यूएशंस पे राइड कर रहे हैं, मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका से। सो जो अमेरिका में टेक यूनिवर्स में जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट में 20% से ज्यादा गिरावट है। ये BSE 500 यूनिवर्स की मैं बात, इज अ गुड एनीवेयर फ्रॉम, मुझे लगता है 7 से 10% का करेक्शन अभी भी आ सकता है इंडेक्स लेवल पे। ओके, ठीक है गौतम, अगर आप ये मानते हैं कि आगे चल के भी ब्याज दरें बढ़ेंगी या इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा, तो सेक्टोरियल सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? आपने एग्री प्रोडक्ट्स भी बता रहे थे, भी आप मेटल्स भी बता रहे थे, बट फिर भी जिसमें जैसे आईटी का बबल आप फूटने की बात बोल रहे हैं, ऐसा सबसे पहला इम्पैक्ट किस किस जगह पर आप देखेंगे? नहीं, आईटी के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ ना, आईटी की बात अलग है। आईटी मुझे लगता है, वैसे आप देखने जाइए फंडामेंटली आईटी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, इंडिया में बेस्ड है, लेकिन उसका बिजनेस विश्व में है। अमेरिका में ज्यादातर है, लेकिन पूरे विश्व में है। तो यहाँ लिस्ट होके, यहाँ हेडक्वार्टर्स रख के, वो लोग का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट विद द लोकल इकोनॉमी है, वो काफी लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि आईटी में एक्चुअली सेक्टर मुझे पसंद है, आईटी सेक्टर, ये क्षेत्र मुझे अभी भी पसंद है। लेकिन जो आप कमोडिटी के कंज्यूमर्स को देखो, आप देखिए फॉर एग्जांपल हैवेल्स के रिजल्ट आए, और हैवेल्स के रिजल्ट्स में आप देखिए उनकी ग्रॉस मार्जिन वर डाउन टू 29%। ठीक है, ये हैवेल्स की हिस्ट्री में इट इज द लोएस्ट। और क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह यही है कि इनपुट कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड बढ़ रहे हैं। तो आप स्टील प्रोड्यूसर को देखो, उनके रिजल्ट्स, आप टाटा स्टील के नंबर्स देखिए, बेहतरीन नंबर थे। उसकी वजह यह है कि स्टील प्राइसेस आर स्टिल गोइंग अप और हैव गॉन अप। और दूसरा ऑफ कोर्स टाटा स्टील में डीलेवरेजिंग भी हो रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन मेरा कहने का यही है कि जहां पे जो रॉ मटेरियल के कंज्यूमर है, अब आप एफएमसीजी कंपनी को भी देख लो, हिंदुस्तान लीवर,
उन्होंने कल अनाउंस किया कि अक्रॉस द बोर्ड प्राइस हाइक कर रहे हैं अक्रॉस द प्रोडक्ट्स अप टू 15% तक। तो मतलब ये रॉ मटेरियल का जो असर है वो सबको इम्पैक्ट कर रहा है। आप शायद शैम्पू बनाओ या बिस्किट बनाओ या ब्रेड बनाओ, सबको इम्पैक्ट कर रहा है और इसकी वजह से महंगाई और भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, सरकार ऑफ कोर्स इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है, ये तो मतलब बाहर से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है और सरकार मुझे लगता है सही सो फार सही कर रही है बाय इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है आरबीआई। सरकार भी अपने अपने कैपेसिटी के अंदर जो भी कर सकती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो कर रही है। राइट, मॉर्निंग गौतम, प्रियंका हियर। इस सारे व्यू पर एक बड़ा फंडामेंटल भी जरूर याद आता है कि क्यों लो ऑन डेट या डेट फ्री कंपनीज को प्रेफर किया जाता है। अब इस सिनेरियो में देखें, अगर कंपनियों की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर उनके प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ प्लान सारे डिटर होंगे। तो क्या अगर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखी जाए तो ये माना जा सकता है कि बाजार शायद उन थीम्स पर या उन साइकिल्स पर ज्यादा बिलीव करना चाहेगा जो कंपनियां लो डेट हैं, डेट फ्री हैं, उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड करेगा? आपकी बात सही है। पिछले 4 या 5 सालों में आप देखिए, जब से ये पूरा एनपीए का प्रॉब्लम शुरू हुआ, मुझे लगता है करीबन 70 से 80% इंडियन कंपनीज जो हाई डेट में थी, उन्होंने निश्चय लिया कि हमको डेट कम करना है। तो उन्होंने एसेट्स बेचने शुरू कर दिए, उन्होंने जो सब्सिडीज थी उनका आईपीओ करवा दिया या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेच दिया। जितना भी आप देखिए कि बड़ी से बड़ी कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, उन्होंने पिछले 4 से 5 सालों में काफ़ी डीलेवरेज अपना बैलेंस शीट कर चुके हैं और इसकी वजह से आप देखिए कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो अपने देश में है अभी भी सिंगल डिजिट चल रहा है। और इतना में जो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, तो आने वाला कैपेक्स जो हो रहा है वो नई स्कीमों में हो रहा है। पीएलआई स्कीम फॉर एग्जांपल, जो मुझे लगता है बहुत सरकार की इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स ऑफ द सरकार, करीबन 2.25 लाख का कमिटमेंट आ चुका है। और मुझे लगता है कि ऐसी स्कीमों में जो नया मैन्युफैक्चरिंग, नया बिजनेस जो लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें क्रेडिट ग्रोथ आएगा। लेकिन जिन कंपनियों ने डीलेवरेज किया हुआ है, जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं सुन रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि उनको ये नया लेवरेज लेके नया कैपेक्स करना है। तो वो मुझे लगता है कि सरकार को ये इश्यू एड्रेस करना चाहिए कि जो कंपनियां जिन्होंने डी लेवरेज किया उनको इनकरेज करना चाहिए कि भाई लेवरेज खराब नहीं है। आप जो लेवरेज लेके जो अनगिनत बिजनेसों में जा रहे हो वो गलत है, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग कोर बिजनेस है उसके लिए आपको एक्सपेंशन के लिए लेवरेज लेना तो लेना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है। दूसरी बात ये भी है कि डी लेवरेजिंग जो मैं बोल रहा था कि पिछले 4 से 5 सालों में जो शुरू हुआ है, जो दौर शुरू हुआ है, उसकी ये वजह भी है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ बड़े बड़े जो डेट लिए थे, उनका हाल सबने देखा है। कंपनियां डूब गई है, इन्वेस्टर्स, बैंक्स सबने पैसा गवाया है इन कंपनियों में। तो ये जो क्लीन अप हुआ है डेट का, वो हिंदुस्तान, भारत के लिए आई थिंक इट हैज बीन अ फैंटास्टिक थिंग दैट हैज हैपेंड। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि अब इंडियन कंपनीज विल बी मोर केयरफुल इंक्रीमेंटल डेट लेने के लिए। गौतम, आप तो एफआई भी रह चुके हैं, आपने विदेशी मार्केट्स को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है और अक्रॉस साइकिल्स इस तरह के मार्केट में जो चल रहा है इस समय, क्या अल्फा क्रिएट करना ट्रिकी हो जाता है? आप कौन सी बातों पे इस समय स्पेसिफिकली ध्यान दे रहे हैं और शायद अपनी टीम को भी वही कुछ पॉइंट्स ड्रिल डाउन कर रहे होंगे कि इस तरह के ट्रिकी मार्केट में अल्फा क्रिएट करना और पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारा फंड थोड़ा यूनिक फंड है और मैं मतलब फंड का मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे फंड का जो लक्ष्य है, जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, वो काफ़ी मोस्ट फंड से थोड़ा हटके है। और हमारा फंड ट्रिगर बेस्ड बाइंग करता है, ट्रिगर बेस्ड ऑन इन द फैक्ट दैट कि कंपनी में ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन नहीं है।
तो हम जो ट्रिगर्स देखते हैं, हम देखते हैं कि नंबर 1 कंपनी डीलेवरेजिंग कर रही है कि नहीं अपना बैलेंस शीट। दूसरा डीप्लेजिंग, आपको याद होगा करीबन 2 या 3 साल तक 3 साल पहले कई कंपनियों के स्टॉक गिर गए थे जब प्रमोटर ने अनाउंस किया था कि भाई हमने हमारे 80 से 90% हमारा पर्सनल होल्डिंग हमने प्लेज किया है दूसरे बिजनेसेस में एंटर करने के लिए। तीसरा जो हम देखते हैं कंपनियों में कि M&A हो, M&A की पॉसिबिलिटी हो, सब्सिडरी को वो लोग IPO कर रहे हो, बेच रहे हो, which again impacts the balance sheet in a positive way। और चेंज इन CEO, नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, वो कंपनी में बदलाव ला सकता है। चेंज इन ओनरशिप, ये बहुत बड़ा हमारे लिए ट्रिगर है। और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आप देखिए पिछले 5 सालों में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स जिनका धंधा है प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, दे हैव चेंज्ड देयर स्ट्रेटजी और वो लोग लिस्टेड मिड कैप कंपनी के प्रमोटर के स्टेक्स बाय कर रहे हैं। और ऐसी कई कंपनियां हैं जो जहां पे जब PE फंड आए हैं और उसके बाद वो स्टॉक मतलब री-रेट हो चुके हैं। तो ये हमारा फंड जो है नेपियन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज फंड, हम लोग ये प्रकार के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और हमारा इंटरनल लिमिट है ओनली 25 स्टॉक, सिर्फ 25 स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हम लोग का हाई कन्विक्शन और ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है हमारी। बहुत अच्छी बात बोली, स्पेशल सिचुएशंस। आप स्पेशल सिचुएशंस को ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं क्योंकि कई बार स्पेशल सिचुएशन में जो ट्रिगर प्ले आउट होता है वो बाजार के एवरेज ट्रेंड से काफ़ी डिफरेंट होता है। दो व्यूज़ लेना चाहूँगा। एक तो मैनेजमेंट चेंज जो आपने बोला ना, उससे मुझे याद आया कि इधर द स्टोरी चेंजेस और द स्टोरी टेलर चेंजेस, तो स्टॉक चलने लगता है। ये TVS मोटर्स ने अनाउंस किया है कि अब वहाँ बैटन चेंज हो रही है और सुदर्शन वेणु जो है वो न्यू MD बन रहे हैं। आपने TVS मोटर्स की जर्नी को लंबे अरसे से देखा है, वो क्या आपको एक रीज़न दिखता है कि वी शुड टेक अ क्लोजर लुक? और मे बी M&M, आज ET रिपोर्ट कर रही है कि M&M अपने ऑटो बिजनेस को जो 55% रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूटर है 3-वे स्प्लिट कर सकता है। क्या इस तरह के स्पेशल सिचुएशंस आपके रडार पे रहते हैं? एब्सोल्युटली 100% राइट। TVS के बारे में मतलब मैं जो नए इनकमिंग MD है, मतलब वो वैसे भी जॉइंट MD रह चुके हैं, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की एग्जांपल दे रहे हो, वो मुझे लगता है कि वंस ये कम्युनिकेशन आए कि वो लोग क्या करने वाले, 3-वे स्प्लिट, और 3-वे स्प्लिट में जो उनकी जो डिटेल्स आएंगी वो हम स्टडी करेंगे और शायद ऐसी ये जो आप उदाहरण दे रहे हो वो सही उदाहरण है, एग्जैक्टली जो हम लोग देखते हैं। और दूसरे 2-3 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जो पास्ट में हमारे फंड में चले हैं। ऑफ कोर्स वी डोंट ओन द स्टॉक्स एनी मोर, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल JB केमिकल्स वैसे भी बहुत बढ़िया कंपनी थी, इट वाज डूइंग वेरी वेल फार्मास्यूटिकल्स में, रशिया का बड़ा बिजनेस था। फिर KKR करीबन 2.5 साल पहले KKR ने आके 51% स्टेक लिया, उसके बाद स्टॉक का कंप्लीट री-रेटिंग हो गया। आप देखिए CG कंज्यूमर, कॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, उसमें भी प्राइवेट इक्विटी फंड ने इन्वेस्ट किया, कंट्रोलिंग स्टेक लिया, चेंज इन CEO, चेंज इन एंटायर सीनियर मैनेजमेंट, और देखिए स्टॉक हैज डन एक्सट्रीमली वेल। तो दीज आर द टाइप ऑफ सिचुएशंस आपने जो बताया, स्पेशल सिचुएशन जो हम लोग जिसमें हम फोकस करते हैं। ठीक है गौतम, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप अपने फंड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, कोई ऐसा सेगमेंट आप बता सकते हैं जिससे आप टोटली बाहर हो गए या फिर आपकी पोजीशनिंग बेहद कम है उसके अंदर, थोड़ा हमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इससे थोड़ा बच के रहो। गौतम भी नहीं जा रहे उसमें तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई स्टॉक ना तो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लेकिन ये जो एक सेक्टर है, क्षेत्र है, मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 सालों में अपने देश में बहुत उसका ग्रोथ ज़बरदस्त रहेगा। वो है EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और फिलहाल आप देखिए तो 2 बड़ी कंपनियां हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और अंबर, लेकिन और कंपनियां लिस्ट होगी। डिक्सन का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी महंगा हो चुका था। वी डोंट ओन एनी ऑफ दी स्टॉक्स, मैं यही बोल रहा हूँ। लेकिन ये एक क्षेत्र है मुझे लगता है जो जहाँ पे हमारा फोकस है, और जब वैल्यूएशंस करेक्ट होंगे, जो हो रहे हैं ऑलरेडी, डिक्सन में भी काफ़ी
करेक्शन आ चुका है, बढ़िया कंपनी है, और उनकी जो कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन जो है वो भी बढ़िया है, वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, ग्रेट रिलेशनशिप्स, ग्रेट ओईएम्स, मतलब उनका प्रैक्टिकली एमएनसी बिजनेस है। हमारी एक जो कंपनी थी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती थी फूड सेक्टर में, फूड क्षेत्र में, तो जहां पे भी आप देखिए कि ओईएम्स जो एमएनसी है, उनके अंदर क्रैक करना, उनके अंदर निवेश करना, उनके सिस्टम्स, प्रोसेसेस और क्वालिटी कंट्रोल पे प्रोडक्ट बनाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जो whether it's Amber, whether it is Dixon, if these companies can deliver a product to a Samsung, to a Sony, तो मुझे लगता है कि उनके स्पेक्स पर, उनके प्रोडक्ट क्वालिटी पर, तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दीज कंपनीज। और राइट, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ गौतम। बहुत सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें आज आपसे मिले, इन सारे मैटर्स पर अपने व्यू अपना शेयर किया। एक बार चले वेरी क्विकली